आज स्पेशल रिपोर्ट में बात माफी पर, महाभारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारतीय संसद की एक अनिवार्य शर्त है वाद विवाद और संवाद, लेकिन आज ये तीनों शब्द संसदीय कार्य प्रणाली से गायब है। लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ हल्ला गुल्ला जारी है। वाद संवाद की जगह कार्रवाई और विपक्ष के बॉयकॉट पर अटकी है। सरकार चाहती है कि निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब कोई गलती नहीं की तो किस बात की माफी। आज माफी के इर्द गिर्द सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शीतकालीन सत्र युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। सरकार अपनी बात पर अड़ी है और विपक्ष अपनी बात पर। तो क्या शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या सरकार और विपक्ष की आपसी टकरार की वजह से टैक्स पेयर से करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाएंगे? उसके संसद चलाने पर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अमूमन एक दिन का खर्च 12 करोड़ आता है। सवाल यही है कि माफी पर छिड़ी महाभारत के चलते आम जनता का पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? संसद में कई अहम विधेयकों पर मुहर लगनी है। अगर टकराव जारी रहा तो कई महत्वपूर्ण बिल लटक सकते हैं। आज हम माफी पर महाभारत का पक्ष और विपक्ष दोनों दृष्टिकोण आपको दिखाएंगे। What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार, ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। जनता भी समझ रही है किस तरीके से आप विपक्ष की आवाजों को कम करने का काम हो रहा है, क्योंकि ये सरकार एम्बैरेस्ड है। सॉरी बोलेंगे चेयरमैन को? हम लोग क्यों सॉरी बोलेंगे? क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं किया, हम लोग तो प्रोटेस्ट किया, माने फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ये तो राजनीति द्वेष भावना से निलंबित किया गया है। बाहुबल और तानाशाही के आधार पर हमको कार्रवाई की। Chairman can take action and also the House can take action. ये मोदीशाही तानाशाही नहीं चलेगा। People will teach them the lesson. एक शब्द है माफी, अंग्रेजी में सॉरी। आज देश की संसद ठप है क्योंकि इसी शब्द पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छनी हुई है। अगर विपक्ष माफी मांग ले तो शीतकाल सत्र में पक्ष विपक्ष के मध्य शीत युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन विपक्ष के तेवर और एकजुटता से माफी के संकेत कम है। निलंबित 12 सांसद भी माफी को तैयार नहीं है, यानी स्टैंड ऑफ जारी है। जी हाँ, तस्वीरें आप देखिए। हम आगे बढ़ से उससे पहले आपको 11 अगस्त की तस्वीरें दिखाते हैं। वही तस्वीरें जिसमें कुछ सांसदों ने राज्यसभा में विरोध के नाम पर संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया था। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया था। अब 110 दिन बाद शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों पर एक्शन हुआ है। उन्हें पूरी शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इसी फैसले को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष ने बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है। अब हम आपको बहुत ही दिलचस्प चीज बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा सॉरी बोलने वाला देश ब्रिटेन है। जी हाँ, सबसे पहले आपके सामने आ ही गया तो आपको बता दें,
माफीनामे पर इतनी बड़ी महाभारत आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, लेकिन इसी माफी सॉरी शब्द सबसे ज्यादा कथित रूप से ब्रिटेन में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश नागरिक सबसे ज्यादा सॉरी बोलते हैं। हर दिन कम से कम 8 बार सॉरी बोलते हैं ब्रिटेन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। सॉरी शब्द की उत्पत्ति सेरिंग से हुई है और पुरानी इंग्लिश भाषा के शब्द सेरिक से ये हुई है। अब आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए माफी पर ये महाभारत आखिर क्यों छिड़ी। It was approved, action is taken. कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माफी मांगनी पड़ेगी बनाम माफी नहीं मांगेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में छिड़े शीत युद्ध की यही सियासी पिक्चर आज रिलीज हुई। सियासी युद्ध का शीर्षक है माफी पर ठन गई। सबसे पहले ट्रेलर देखिए, डायलॉग डिलीवरी सुनिए। It's a black day in the history of Parliament that persons have been suspended for something that happened in the last session. I think the intent is clear. They want to make this institution dysfunctional. जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। लेकिन चूंकि उसी दिन सदन स्थगित हो गया, जो कार्रवाई करना संभव नहीं था, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक संदेश जाना चाहिए उन सांसदों को जो नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने संसदीय परंपराओं को कलंकित करने का काम किया है। सरकार तैयार तो है, विपक्ष भी हुंकार भर रहा है। 29 नवंबर को सत्र शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत होते ही 110 दिन पुराने बवाल पर आए फैसले ने संसद का चक्का जाम कर दिया। दरअसल मॉनसून सत्र के बवाल पर निलंबित 12 सांसदों के सामने माफी की शर्त रखी गई, लेकिन संपूर्ण विपक्ष माफी पर सरकार को घेर रहा है। राहुल ने पूछा, किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की। बस फिर क्या था, सरकार और विपक्ष में ठन गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था, उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। स्पष्ट रूप से हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा में, खरगे साहब ने बोला हम बोलेंगे, लेकिन हमने बोला आप बोलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी पार्टी का भी है। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और ऑटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के उनको एक फियर उनमें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया है। हम आपको इस विवाद के पीछे उस बवाल की एक एक तस्वीर दिखाएंगे जिस बवाल पर विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन हुआ। लेकिन उससे पहले निलंबन पर विपक्ष के सवाल पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. विपक्ष का गुस्सा फूटा और सदन का वॉकआउट कर दिया। अब सरकार और विपक्ष के बीच माफी पर जुबानी जंग जारी है। चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। साथ ही साथ ये नॉर्मल डिसरप्शन या नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था। ये एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना
मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। ये मोदी शाही तानाशाही नहीं चलेगा। पीपल विल टीच देम द लेसन। हाउ लॉन्ग यू विल प्रोटेस्ट? मरते दम तक। विपक्ष पहले से अपनी रणनीति पर बैठकें कर रहा था। सुबह राहुल की अगुवाई में विपक्ष की बैठक हुई तो पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अपनी बैठक की। दोनों का एजेंडा अपना अपना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी सदन में हम लोग नहीं देखा है। संसद को कानून बनाने, संविधान में भी संशोधन करने और बजट पारित करने जैसे तमाम अधिकार हैं। सरकारें सदनों के प्रति जवाबदेह हैं। संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सीधा संवाद होता है, लेकिन यहाँ संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विवाद है। आज तक ब्यूरो। तो सरकार और विपक्ष के बीच अब ठन गई है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या ये 12 सांसद को निलंबित किया गया है और उसके बाद अगर इसी तरह की स्थिति रही तो तमाम विधेयकों को सरकार विपक्ष के बिना ही पास करा लेगी? क्या रणनीति होगी, क्या कुछ होगा? चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमारा पैसा जाता है, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। और इसीलिए आपको एक बार फिर से याद दिला दे देश की संसद को, सांसदों को 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 8 घंटे एक दिन में 12 करोड़ रुपए देश की संसद चलाने में खर्च होते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जरा आइए आपको बताते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। एक सूरत तो ये हो सकती है, सरकार कह रही है, केंद्रीय मंत्री आपने पीयूष गोयल को भी सुना कि अगर ये 12 सांसद माफी मांग लेते हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे और फिर संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन ऐसी सूरत बनती हुई दिख नहीं रही है। देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में। निलंबन की इनसाइड स्टोरी। माफी तक कैसे आई लड़ाई? सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई मानसून सत्र के पहले दिन शुरू हुई। वही दिन जब मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया था। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। रूलिंग है कि अगर मंत्रियों का परिचय नहीं होता है तो वो प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सकते। उस वक्त सारे संसदीय बुलेटिन में सदन की कार्रवाई में बाधा डालने वाले सांसदों का नाम डाला गया था। सरकार के सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि सत्र चलने नहीं देंगे। 22 जुलाई को रेल और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव के हाथों से पेपर छीने गए। सदन में सीटियां बजाई गई, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाला गया, चेयर पर किताब फेंकी गई, टेबल पर खड़े होकर डांस किया गया। जो सांसद बोलना चाह रहे थे उनके चेहरे के सामने
प्ले कार्ड लगाया गया ताकि कैमरे पर प्ले कार्ड आए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक विपक्ष बीएससी की बैठक में आश्वासन देते रहे, लेकिन फिर हंगामा चलता रहा। संसद में विपक्ष ने 30 जुलाई, 4 अगस्त, 10 और 11 अगस्त को हंगामा किया। 11 अगस्त को राज्यसभा के सभापति भावुक हो गए थे। No words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के 12 सांसदों का आचरण संसदीय गरिमा के खिलाफ पाया गया। अब आपको बताते हैं कि 12 सांसदों के खिलाफ चार्ज क्या है। निलंबन के पीछे आरोप है कि टीएमसी सांसद डोला सेन ने कपड़े या स्कार्फ से एक फांसी का फंदा बनाया और सांसद शांता छेत्री के गले पर बांध दिया। फांसी का फंदा गले में डालकर दोनों ने नारेबाजी की। शांता छेत्री और डोला सेन ऐसा करते हुए वेल तक पहुंची। डोला सेन पर संसदीय कार्य मंत्री और संसद के नेता का रास्ता रोकने का आरोप है। जब वो राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में जा रहे थे, डोला सेन ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने संसद की सिक्योरिटी स्टाफ की एक महिला को धक्का दिया और उनके साथ बहस की। डोला सेन और शांता को इसी आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद फूल देवी नेताम पर भी गंभीर आरोप है। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने कागज फाड़े और राज्यसभा के महासचिव की टेबल की ओर फेंके। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने भी कागज फाड़े और उसे राज्यसभा के सभापति की ओर फेंके। फूलो देवी और छाया वर्मा ने महिला मार्शल के साथ बदसलूकी की और उसे वेल तक लेकर आई। वहीं सीपीआई सांसद विनय विश्वम और ई करीम, कांग्रेस सांसद राजामणि पटेल और शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने एक दूसरे से पेपर या फोल्डर छीना। ये पेपर टेबल पर रखे जाने थे। यानी विनय विश्वम, ई करीम, राजामणि पटेल और अनिल देसाई पर टेबल पर रखे जाने वाले पेपर छीनने का आरोप है। वहीं सांसद अखिलेश प्रताप सिंह पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप है। उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग तब रिकॉर्ड किया था जब सिक्योरिटी स्टाफ वहां पहुंच गए थे। अगर बात करें कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी की, तो दोनों पर कागज फाड़कर उसे सदन के पटल पर फेंकने का आरोप लगा है। नासिर हुसैन ने पहले शिवसेना सांसद संजय राउत को सिक्योरिटी स्टाफ की ओर धकेला और फिर उन्हें खींच लिया। इसमें अलाम राम करीम, रिपुन बोरा, विनय विश्वम और अखिलेश प्रताप सिंह ने भी साथ दिया। वही कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा सभापति की कुर्सी के बाईं ओर लगी एलईडी के स्टैंड पर चढ़ गए थे। ई करीम ने सिक्योरिटी स्टाफ के एक पुरुष मार्शल का गला पकड़ा और उन्हें घसीटा था। मार्शल पर हमले के आरोप नासिर हुसैन और ई करीम पर है। बड़ी बात है कि 12 सांसदों को रूल बुक के नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है। पूरी जानकारी आपने देख ली, क्या कुछ हुआ था। अब जरा आपको बताते हैं बीते सालों में संसद कब कब किन मुद्दों पर ठप कर दी गई है। सबसे पहले मॉनसून सत्र 2015, जब मुद्दा ललित मोदी पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग था। इसी को लेकर संसद ठप कर दी गई थी। हम लगातार बीते कुछ सालों का आपको दिखा रहे हैं। मुद्दा नोटबंदी का बना 2016 में और शीतकालीन सत्र ठप हो गया था। फिर शीतकालीन सत्र 2019 में सीएए के मुद्दे पर ठप किया गया था विपक्ष की तरफ से। फिर दिल्ली का दंगा, बजट सत्र था, बजट सेशन 2020 का, उसमें रहा। कृषि कानून को लेकर फिर गतिरोध बना रहा, जिसमें यह सत्र 2020 में और फिर मुद्दा 2021 में भी बजट सत्र में कृषि कानून का मुद्दा छाया रहा और संसद ठप। पेगासस का मुद्दा मॉनसून सत्र में आपने देखा था, पिछली बार मॉनसून सत्र था और उसी मॉनसून सत्र में इंश्योरेंस बिल पर जब बहस हो रही थी तब ये वाला विवाद हुआ था। ये वाली तस्वीरें आई थी जिसकी वजह से आज 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। ये 12 सांसद जो निलंबित किए गए हैं, ये अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, अनप्रिंसिपल मैनर में ये सस्पेंशन हुआ, जहाँ पे हमारी सुनवाई भी नहीं हुई, जहाँ पे ये डिसीजन कुछ रिलीज फुटेज के आधार पे ले लिया गया है और आप जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। जनता भी समझ रही है किस तरीके से आप विपक्ष की आवाजों को कम करने का काम हो रहा है, क्योंकि ये सरकार एम्बैरेस्ड है। ये तो राजनीतिक द्वेष भावना से निलंबित किया गया है।
बाहुबल और तानाशाही के आधार पर हमको कार्रवाई। तो मैं पूछती हूँ, इतने में से किसने टेबल में चढ़ा, किसने माइक तोड़ा, किसने बुक उछाला? उनको तो आपने सस्पेंड नहीं किया, आप चुन चुन के लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। मारपीट किसी ने नहीं की है, मार्शलों ने मारपीट किया है, महिलाओं के हाथ लगाया है। और पिछले सत्र की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, सच की आवाज को उठाने का प्रयास किया है। मारपीट हम लोगों ने से कुछ नहीं, कोई नहीं किया। जिन्होंने टेबल पर उठ के बुक फेंका था उनको सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि पंजाब इलेक्शन है। हम लोग क्यों सर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं किया, हम लोग तो प्रोटेस्ट किया मैंने फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। और उस समय तो मैं इतना उसमें रस में, उस समय तो मैं सफोकेशन होकर के मेरे को अनकॉन्शियस भी मैं वो पड़ी थी। This is totally undemocratic. This is a murder of the democracy. This is the murder of the constitution. And this is a one-sided decision. ये जरूर है कि एज ए कांग्रेस मेंबर मैं वेल में गया हूँ, लेकिन उस समय तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी का हत्या है और कतई न्यायोचित नहीं है। The government wanted the parliaments to function as a caged place of slaves, where people should not raise the concerns of the masses. This is an authoritarian decision. We are not heard by anybody. Basis of this action was occurred in last session. An action coming in this session, that is also unprecedented. अब सवाल है कि क्या विपक्षी एकजुटता सरकार को घेरने में बनी रहेगी? तो आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी पार्टियां आखिर राहुल गांधी के साथ मिलकर या फिर कौन कौन सी पार्टियां मिलकर एकजुटता विपक्ष की बनाए रखेंगी। ये सवाल बना हुआ है क्योंकि आपने देखा पिछली बार भी जब बैठक पहले दिन कल बुलाई गई थी तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी नदारद थे। आज लेकिन जब गतिरोध हुआ और विरोध दिखाने के लिए महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे सभी आए तो उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई थी। तो कुल मिलाकर आपको दिखाते हैं विपक्ष का मुद्दा नंबर 1 महंगाई का, जिसको लेकर सबसे बड़ा एक तरह से विपक्ष का ये आंदोलन रहेगा। मुद्दा नंबर 2 है एमएसपी का, क्योंकि किसान इसकी मांग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून की वापसी से वो संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून लाइए। पेगासस का मुद्दा भी विपक्ष जरूर उठाएगा क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि सरकार सुन रही है। बहरहाल कोविड कुप्रबंधन को लेकर जो इस तरह से दूसरी लहर में सब कुछ हुआ और अब तीसरी लहर की आशंका ओमिक्रॉन के जरिए है, ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है और इसीलिए फ्रंट फुट पर एक तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी कम से कम बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इन 2 तस्वीरों में विपक्ष की एकजुटता को समझा जा सकता है। एक तरफ 12 निलंबित सांसदों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में करीब पूरा विपक्ष मौजूद रहा, तो संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है, इस दिशा में कदम उठा रही है। सांसदों के निलंबन पर आज विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई थी। बड़ी बात यह है कि बीते दिन विपक्षी दलों की मीटिंग में सिर्फ 11 दल शामिल हुए थे, लेकिन आज हुई मीटिंग में 16 पार्टियां शामिल हुई। विपक्षी दलों की मीटिंग में कांग्रेस के अलावा डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, टीआरएस, केरल कांग्रेस, वीसीके और आम आदमी पार्टी शामिल हुई है। यहाँ आपको याद रखना है कि पंजाब में अगले साल चुनाव है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए मुद्दों के लिए दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक पेज पर नजर आ रही है। हाउस चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष उसमें सहयोग करता है। आप एमएसपी की गारंटी का कानून लाइए, हम सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। आप जनता के हित में कानून और बिल लेकर आइए, हम उसमें आपका साथ देंगे। लेकिन आप सांसदों का गला दबा के, लोकतंत्र का गला दबा के आप संसद को चलाना चाहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्ष की मीटिंग में तमाम दल शामिल हुए। वहीं संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े होकर विपक्षी दल संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते थे। स्पेशल रिपोर्ट में हम ब्रेक नहीं ले रहे, आइए इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं और उसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कैसे भारत में दौड़ी दहशत
और भारत में ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या क्या है तैयारी। लेकिन पहले हेडलाइंस। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप मच गया है। भारत में भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से दुनिया के तमाम मुल्क इस वक्त खौफ खा रहे हैं क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट यही मिला है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने कहा कि ये स्वरूप पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में हुई बेतहाशा वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले शनिवार को अचानक से 3200 से अधिक मामले आए तो हड़कंप मच गया। वुहान, करीब 2 साल पहले चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ कायम कर दिया था। तब से लेकर आज तक दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना के केस कुछ कम हुए तो लोगों को राहत की उम्मीद जगी। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में खौफ का नया दौर शुरू कर दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है, WHO ओमिक्रॉन को कितना घातक बता रहा है, कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कौन कौन सी एडवाइजरी जारी की गई है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ओमिक्रॉन के बारे में क्या कह रही हैं, भारत में ओमिक्रॉन को लेकर कितना डर और कितनी तैयारी है। भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की डर की शुरुआत मुंबई से हुई है और उसकी वजह यह है कि पिछले 15 दिनों में 1000 यात्री दक्षिण अफ्रीका से आए। पिछली रात को ही दक्षिण अफ्रीका से 7 लोग ठाणे आए। जैसे ही इनके बारे में पता चला, लोगों में दहशत फैल गई। फौरन इन लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 4 लोग नेगेटिव आए। 3 की रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई के बाद दक्षिण अफ्रीका वाली दहशत बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फैली। यहाँ 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से सफर करके आए। इन दोनों ही लोगों को फौरन निगरानी में ले लिया गया। दुनिया में इस वक्त के हालात ये हैं कि दक्षिण अफ्रीका का नाम सुनते ही कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत दौड़ने लगती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट दुनिया के 14 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण अफ्रीका के उस प्रांत के बारे में जहां के 90% मरीज इसी वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। ये प्रांत है मोटेंग, जहां हर तरफ कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कोटेंग चीन के वुहान प्रांत की तरह दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के कोटेंग प्रांत में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज बंद किए जा चुके हैं, एग्जाम टल चुके हैं, हर किसी की टेस्टिंग कराई जा रही है। इस सप्ताह गोटेंग में ओमिक्रॉन के 580 नए मामले आए हैं। गोटेंग दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से एक है। यहाँ की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती है, लेकिन गोल्ड माइंस और बिजनेस के सिलसिले में विदेशी लोगों का आना जाना अच्छा खासा है। दक्षिण अफ्रीका के इसी शहर का डर दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंच चुका है और इसी शहर में पैदा हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ ने इंडिया को भी हिलाकर रख दिया है। यूपी में मथुरा के वृंदावन में भी उस वक्त दहशत दौड़ गई जब यहाँ 4 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें से एक को उसके देश वापस भेज दिया गया है और बाकी 3 आइसोलेशन में है। 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से एक विदेशी अपने घर चला गया था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है
और 3 विदेशी इस समय आश्रम में हैं और उनको पूर्णतः क्वारंटीन करके सेपरेशन में रखा गया है। मध्य प्रदेश के सागर में एक परिवार नाइजीरिया से लौटा तो प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। कोरोना के नए वेरिएंट के डर से उन्हें फौरन क्वारंटीन किया गया और RT-PCR टेस्ट सैंपल भी ले लिया गया। प्रशासन ने सागर के लोगों से अपील की है कि अगर कोई विदेश से आए तो फौरन उसकी सूचना दें। उधर भोपाल में पिछले 24 घंटे में 16 नए पॉजिटिव केस मिलने से भी हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पंजाब के होशियारपुर में भी कोरोना की दहशत फिर से फैली है। यहाँ सरकारी स्कूल के 33 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने से गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क रहने के लिए कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया है। आज तक दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है। यात्रा प्रतिबंध से लेकर बॉर्डर प्रतिबंध तक इसमें शामिल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर होंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि हांगकांग के 2 लोगों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। इन दोनों ने फाइजर की वैक्सीन लगवाई हुई थी। अब वैक्सीन निर्माता क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। फाइजर वैक्सीन तैयारी शुरू हो गई है। फाइजर का एंटीवायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगा, ये फाइजर का कहना है। मॉडर्ना वैक्सीन की तरफ से कहा गया है वेरिएंट को लेकर बूस्टर तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जरूर लगवाए। जॉनसन एंड जॉनसन ओमिक्रॉन को लेकर विशेष वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है, वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में जो ड्रग है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर रहेगा, ये उनका दावा है। स्पुतनिक भी 45 डेज के 45 दिनों के भीतर स्पुतनिक का ओमिक्रॉन वर्जन लोगों के बीच आएगा, ये उन्होंने दावा कर दिया है। नोवैक्स का कहना है नए वेरिएंट को देखते हुए नई वैक्सीन हम बना रहे हैं। तो तमाम जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो क्या कह रही हैं, कैसी तैयारी कर रही हैं, हमने आपको बता दिया। आपने देखा वैक्सीन कंपनियां ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में वैक्सीन के अलावा कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 6 सूत्रीय प्लान बताया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन्स तैयार करने हैं, सर्विलेंस टेस्टिंग में इजाफे, हॉटस्पॉट की निगरानी, वैक्सीनेशन के कवरेज में इजाफा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 14 जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों में आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य की गई है। इन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए गए। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी बेहद चिंताजनक बताया है। अब इस वेरिएंट से भारत से लेकर दुनिया तक में कैसे चिंता बढ़ाई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में उन देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई है जहां जहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए भी LNJP अस्पताल में स्पेशल वार्ड तैयार किया है। इस वार्ड में 40 बेड का इंतजाम किया गया है। तो नया जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से
40 बेड की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश बोत्सवाना में कोरोना के नए वेरिएंट ने गुजरात के हीरा कारोबारियों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिस तरह से अफ्रीकी देशों की फ्लाइट बैन करने की मांग की जा रही है, सूरत के हीरा व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हीरा इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी, क्योंकि सूरत में 40% से अधिक रफ हीरा अफ्रीका से ही आता है। अफ्रीका में बड़े पैमाने पर हीरों का उत्पादन होता है। अभी अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का जो नया आया है, उससे अभी सब कंट्री उसकी फ्लाइट के साथ बैन लगा रही है। और अपनी जो रफ है, वो जो अपना पीठ बोलते हैं कि अफ्रीका में जो DTC बोलते हैं, वो उसका मेन ऑफिस भी बोत्सवाना में है। अगर वहाँ पे भी कोरोना का ये जो स्वरूप है ज़्यादा फैल गया तो अपनी डायमंड इंडस्ट्री में 100% उसका इफेक्ट आएगा। जिन देशों में अब तक ओमिक्रॉन फैल चुका है, वहां से आने वालों के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट के केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। पॉजिटिव यात्री के नमूने INSA COG लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। नेगेटिव आने पर भी 7 दिन के लिए घर पर क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन RT-PCR टेस्ट होगा। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। हम आपको बता दें कि 17 दिसंबर से भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका जाना चाहिए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी, फुल बायो सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाएगा। लेकिन इस खौफ के बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से एक गुड न्यूज आई है। यहाँ के जीव विज्ञान विभाग का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए घातक नहीं होगा। ये दावा कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद किया गया है। साथ में इंडिया के लिए सबसे बड़ा उससे बेहतर जो प्लस पॉइंट ये है कि डेल्टा वेरिएंट से इंडियन लोग जो 4th सीरो सर्वे आया था ICMR का, 70% के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे 5 से 10% ही री इन्फेक्शन रेट है। तो इसका मतलब भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें री इन्फेक्शन, अगर ये वेरिएंट मान लीजिए बहुत तेजी से भारत में फैला भी, तो बहुत कम लोगों को री इन्फेक्शन होगा और भारत के लोग फिर भी जो है इस वेरिएंट से बचे रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि अभी तक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। हालांकि विदेश से आने वाले लोगों पर सख्त नजर भी रखी जा रही है। आज तक ब्यूरो। विदेशों में कैसे ओमिक्रॉन से बचने के उपाय किए जा रहे हैं और WHO ने नए वेरिएंट पर कौन सी हिदायत दी है, ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल।